Dear students, I am Dr. Archana Singh, Associate Professor in Botany, MSA Government PG College, भरतपुर। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई यानी फंजाई जगत। इसको ये वीडियो आपका हिंदी में है और इसको आप पूरा ध्यान से देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई। कवक यानी फंजाई जगत क्या है? इस जगत में ऐसे जीव आते हैं जिसमें काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये बात बताई थी। तो कोशिका भित्ति जो है फंजाई की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जबकि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की आकारिकी एवं आवासों में भिन्नता पाई जाती है। तो आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी के आधार पर, आकार के आधार पर कवक जो हैं भिन्न होते हैं और आवास के आधार पर भी कुछ कवक जो हैं वो जलीय होते हैं और कुछ कवक जो हैं वो स्थलीय होते हैं। तो आवास में भी भिन्नता पाई जाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान की जो शाखा कवकों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोस मीन्स होता है मशरूम और लोगोस मीन्स होता है अध्ययन। तो पहले क्या माना जाता था कि कवक जो है वो क्या है? मशरूम्स को ही कवक माना जाता था। तो इसलिए उसका जो विभाजन किया गया, माइकोस यानी मशरूम और लोगोस मानी अध्ययन, यानी मशरूम्स का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको माइकोलॉजी कहते हैं। तो अब उसके बाद में जब बहुत सारे कवक अस्तित्व में आए, पता चला कवक तो बहुत सारे हैं, फिर इनका क्लासिफिकेशन हुआ यानी वर्गीकरण हुआ और वर्गीकरण के आधार पर डिफरेंट वर्गों में इनको विभाजित किया गया। तो माइकोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं, जो वैज्ञानिक माइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं उनको हम कहते हैं माइकोलॉजिस्ट, है ना। माइकोलॉजिस्ट हिंदी में कहते हैं कवक विज्ञानी और साइंस जो है वो माइकोलॉजी कहलाती है। सदाशिवन भारत के प्रसिद्ध कवक विज्ञानी हैं। पीए माइकेली को माइकोलॉजी के पितामह माना जाता है। वॉस्पर्ड वाहिनी ने फंजाई नाम दिया था। भारत में माइकोलॉजी के पितामह जो थे वो कौन है? E.J. बटलर। भारत के अंदर माइकोलॉजी पर जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया था उनको भारत का पितामह कहा जाता है, वो थे E.J. बटलर। इसके बाद हम आते हैं कवकों का आवास। कवकों का आवास क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि कवक जो है वो जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। ये जीव उस मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस किसको कहते हैं? मिट्टी के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चीजें पाई जाती हैं और ये लेयर जो है पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है। इस लेयर को हम ह्यूमस कहते हैं। नमी की स्थिति में कवक चमड़े के सामान, लकड़ी के टुकड़ों, अचार, ब्रेड इत्यादि पर उग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज सड़ती है, अचार खराब हो जाता है या रोटी को आप ऐसे रख दें तो रोटी में कुछ एक दो दिन में क्या आ जाती है? फंगस ग्रो कर जाती है। हरे, पीले रंग की, सफेद रंग की फंगस ग्रो कर जाती है। कुछ कवक पादप जंतुओं तथा मनुष्यों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ फंजाई या कवक जो हैं वो परजीवी के रूप में यानी पैरासाइट, है ना, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और ये इन पौधों में, जंतुओं में, मनुष्यों में क्या करते हैं? रोग कारित करते हैं। सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बे परजीवी कवक एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण पाए जाते हैं। सरसों की फसल यहाँ बहुत होती है भरतपुर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं। ये बीमारी है जो कवक एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होती है और इस बीमारी का नाम है श्वेत किट। सरसों का श्वेत किट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है। और पैरासाइट है इसका क्या? फंजाई है एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये आपके कोर्स में भी है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। कुछ एक कोशिक कवकों का उपयोग डबल रोटी एवं बियर बनाने में किया जाता है। उदाहरण है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो कुछ जो यूनिसेल्यूलर फंजाई हैं
उनका उपयोग जो है फर्मेंटेशन, है ना, इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बियर बनाते हैं, वाइन बनती है, डबल रोटी बनती है, पाव बनते हैं, है ना, इन सबको क्या करते हैं, फर्मेंट किया जाता है। तो फर्मेंटेशन के लिए जो कवक, जिस कवक का हम उपयोग करते हैं वो है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी, और ये कैसा है, एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर कवक है। रोटी या संतरे के सड़ने की प्रक्रिया भी फंजाई के कारण ही होती है। तो रोटी और संतरा यदि आप देखते हैं तो एकदम गल जाता है संतरा, और रोटी में फंगस ग्रो कर जाती है, तो ये भी फंजाई के कारण होती है। कवक विश्वव्यापी हैं और यह वायु, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पादपों पर पाए जाते हैं। ये जीव नम तथा गर्म स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। तो कवक कैसे हैं, विश्वव्यापी यानी सर्वत्र पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, सब जगह पाए जाते हैं। वायु, जल, मिट्टी में, जंतु पर, पादपों पर, नम जो जगह है वहां पर, गर्म जो एनवायरमेंट है वहां पर, सब जगह इनका जो है आवास होता है। तो ये सब जगह पाए जाते हैं। कुछ कवक शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे दोहरे जीव को लाइकेन कहते हैं। तो कुछ कवक जो है शैवाल के साथ में यानी एक एसोसिएशन बनाते हैं। शैवाल तो कैसा है, शैवाल जो एल्गी है उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं। और कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल कहते हैं हिंदी में पर्णहरिम, है ना, पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। तो ऐसे कवक जो हैं वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये पैरासाइट के रूप में या मृतोपजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में, मृतोपजीवी के रूप में और सहजीवी के रूप में जो है दूसरे से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो एल्गी के साथ इनका क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है। तो ये एल्गी से तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में एल्गी को क्या देते हैं, आश्रय देते हैं, यानी दोनों जो हैं परस्पर एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। तो ये सहजीवी कहे जाते हैं। कवक और शैवाल जब साथ साथ होते हैं तो इनको सहजीवी कहते हैं। और इसका उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन जो है वो सहजीविता का उदाहरण है। कुछ कवक उच्च पादप यानी पाइनस, एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म है, साइकस, पाइनस, एफेड्रा जो है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, उसकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। इसे माइकोराइजिया यानी कवक मूल कहते हैं। तो कुछ कवक जो है उच्च पादप के साथ में सहजीविता दर्शाते हैं। उदाहरण है पाइनस, इसको हम क्या कहते हैं, कवक मूल या माइकोराइजिया कहते हैं। अब आते हैं हम कवकों के पोषण पर। पोषण ये किस प्रकार से करते हैं, तो कवकों में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, है ना, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, यानी पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, अर्थात ये विषम पोषी होते हैं। दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, स्वपोषी और विषम पोषी, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो स्वपोषी जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। कवकों में संचित भोजन जंतुओं की भांति ग्लाइकोजन होता है। हमारे अंदर जो भोजन होता है, पौधों में जो भोजन होता है जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, ऐसे जो कवक हैं वो अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं। और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इनका जो है वो स्टार्च के रूप में या सुक्रोज के रूप में या ग्लूकोज के रूप में इनका भोजन जो है वो जमा होता है। भोजन के स्रोत के आधार पर कवक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतोपजीवी कवक यानी सैप्रोफिटिक फंजाई। ये कवक अपना भोजन
मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे ब्रेड, सड़े हुए फल एवं सब्जियों, गोबर इत्यादि से प्राप्त करते हैं। ये कवक कहाँ से प्राप्त करते हैं? सड़े गले पदार्थों से या मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े हुए फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, गोबर इत्यादि पर भी उग जाते हैं ये। तो ये अपना भोजन जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और यह पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? अवशोषण की विधि से, यानी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं या परासरणीय विधि से प्राप्त करते हैं। दूसरा है परजीवी कवक। परजीवी कवक जो दूसरों से, जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये वो जानवर हो सकते हैं, पादप हो सकते हैं, उनसे, जीवित पादपों से या जीवित जीवों से या मनुष्यों से जब अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो ऐसे कवक को हम कहते हैं परजीवी कवक यानी पैरासाइट्स। यह कवक रोग उत्पन्न करते हैं। परजीवी कवक अपना पोषण चूषकांगों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इनका जो हाइफी होता है उससे क्या निकलते हैं? चूषकांग निकलते हैं। ये चूषकांग जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और कोशिकाओं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कवक को हम क्या कहते हैं? परजीवी कवक कहते हैं। अब हम आते हैं कवकों की आकारिकी पर, यानी मॉर्फोलॉजी। ये किस प्रकार के होते हैं? तो कवक के शरीर को हम माइसीलियम कहते हैं, यानी कवक जाल। और एक तंतु जो होता है कवक का, उसको हम हाइफी कहते हैं, हाइफी। ठीक है ना, उसको कवक तंतु या हाइफी कहा जाता है। और जब बहुत सारे हाइफी आपस में मिल जाते हैं और एक जाल सदृश संरचना बना लेते हैं तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। तो माइसीलियम एक जालनुमा संरचना है जो कई सारे कवक तंतुओं के मिलने से बनती है। कवक तंतु को कवक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कवक तंतु के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। अभी आपको बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है कवक के अंदर वो काइटिन की बनी होती है। बाकी सभी में, पौधों में या जितने भी एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इन सब में जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर कोशिका भित्ति काइटिन या इसको हम फंगल सेल्यूलोज के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी बनी होती है। काइटिन के साथ कुछ मात्रा में सेल्यूलोज, प्रोटीन और लिपिड भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए एल्ब्यूगो की संरचना दिखाई गई है चित्र में, और ये चित्र है कवक जाल का। पट रहित होता है ये, इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते, केंद्रक जो है वो बिखरे हुए रहते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सीनोसिटिक या सकेंद्रिक स्थिति कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब आप एल्ब्यूगो पढ़ेंगे तब आप इसकी संरचना के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो कैसा है यहाँ पर? कवक में पट और अपट्टीय दो स्थिति पाई जाती हैं। अभी हम इस टॉपिक में इसको नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो केंद्रक है वो पूरे माइसीलियम के अंदर जो है वो फैले हुए पाए जाते हैं, और इस संरचना को हम सीनोसिटिक या सकेंद्रिक संरचना कहते हैं। तो ये एक एल्ब्यूगो की संरचना है। अधिकांश कवक विषम जालिक होते हैं। कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिन्हें सीनोसिटिक कवक तंतु कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, है नहीं? तो विषम जालिक, हेट्रोथैलिक को हम कहते हैं विषम जालिक। तो कवक अधिकांश कैसे होते हैं? विषम जालिक होते हैं। और इनकी जो कवक तंतु है वो नलिकाकार, पतले नलिकाकार होते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या भरे रहते हैं? केंद्रक भरे रहते हैं और कोशिका द्रव्य भरा रहता है। जहां पर पट नहीं पाए जाते तो ऐसी कंडीशन को हम सीनोसिटिक कहते हैं। लेकिन जहां पट पाए जाते हैं वहां पर अलग अलग खंड बन जाते हैं हाइफी के अंदर, और उनके अंदर जो केंद्रक की अवस्था है वो मोनोकैरियोटिक यानी समकेंद्रकीय, हेट्रोकैरियोटिक यानी विषम केंद्रकीय, डाइकैरियोटिक यानी द्विकेंद्रकीय, इस अवस्था में ये पाए जाते हैं। कवक जाल के आधार पर कवक दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अब ये डिटेल में हमने दिया है। तो कवक जाल के आधार पर कवक दो प्रकार के होते हैं। पहला है विषम जालिक यानी हेट्रोथैलिक, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे।
वे जातियां जिनमें निषेचन आनुवांशिक रूप से भिन्न युग्मकों के मध्य होता है, अर्थात निषेचित होने वाले युग्मक अलग अलग कवक जाल पर बनते हैं, विषम जालिक कवक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस और पक्सीनिया। तो निषेचन जो है वो दो भिन्न युग्मकों के साथ में, यानी एक जो हाइफी होगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा जिसको हम फीमेल कहेंगे और या मादा कहेंगे, और दूसरा हाइफी जो है वो माइनस का होगा जिसको हम मेल कहेंगे। तो इन दोनों के मध्य में जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो यह अलग अलग कवक जाल पर इस तरीके के हाइफी बनते हैं और ये आपस में मिलकर निषेचित होकर फिर से एक नया माइसीलियम बनाते हैं। तो ऐसे कवक जाल क्या कहलाते हैं, विषम जालिक कवक कहलाते हैं। उदाहरण है इसका म्यूकर, राइजोपस, पक्सीनिया, है ना। तो म्यूकर और राइजोपस तो ये सैप्रोफिटिक कवक हैं और ये आपने बहुत देखा होगा, जब रोटी को या ब्रेड को आप गीला करके रख देते हैं तो उसके ऊपर आपने सफेद सफेद तार जैसी फंगस देखी होगी, ये म्यूकर और राइजोपस होते हैं। और पक्सीनिया जो है, जो गेहूं का किट रोग होता है, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने खेतों में देखा होगा, जहां गेहूं की फसल होती है तो लाल लाल चकत्ते जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये डिजीज जो है, किट रोग जो है गेहूं का, वो किससे होता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई से होता है। इसको भी आपके कोर्स में है, ये आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार है समजालिक यानी होमोथैलिक कवक। वे जातियां जिनमें निषेचन आनुवांशिक रूप से समान जातियों के मध्य होता है, अर्थात निषेचित होने वाले युग्मक एक ही कवक जाल पर बनते हैं, उन्हें समजालिक कहते हैं। उदाहरण है कीटोमियम। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों प्रकार के तंतु जो है, कवक तंतु, वह एक ही कवक जाल पर बनते हैं, एक ही कवक जाल पर, यानी मादा भी उसी पर और नर भी उसी पर। तो उस कवक जाल पर यह तंतु बनते हैं। ऐसे कवक क्या कहलाते हैं, समजालिक कवक कहलाते हैं। समजालिक, है ना। एक ही तंतु पर बनने वाले कवक जो है वो समजालिक कहलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं समजालिक या होमोथैलिक, यानी कीटोमियम जो है इसका उदाहरण है। कीटोमियम इसका उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं कवकों में जनन पर। कवकों में जनन जो है 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला है कायक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। इंग्लिश में भी मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें डिटेल में मैंने कवकों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई के नाम से, वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा, उसमें आपको और डिटेल मिलेगा। तो इसमें 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला है कायक जनन। कायक जनन यह निम्न प्रकार का होता है। एक तो है खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। तो माइसीलियम के जब छोटे छोटे खंड हो जाते हैं, छोटे छोटे खंडों में वो टूट जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा यानी प्रत्येक खंड जो है वो एक नए कवक तंतु में कन्वर्ट हो जाता है, नया कवक तंतु बना लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा है मुकुलन विधि। मुकुलन यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। तो किसी भी कवक की कोशिका से जब कोई बड के समान, एक कली के समान कोई संरचना निकलती है, वो संरचना उस कवक तंतु से अलग हो जाती है और फिर से एक नया माइसीलियम बना लेती है। तो इसको हम कहते हैं मुकुलन विधि। उसमें उदाहरण है इसका सैक्रोमाइसिस, यीस्ट, जो अभी मैंने आपको फर्मेंटेशन में उदाहरण दिया था, सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी, है ना। इसको हम यीस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो फंजाई है उसमें मुकुलन विधि से ही क्या होता है, जनन होता है। तीसरा है विखंडन यानी फिशन। जब कवक कोशिका बीच में से 2 भागों में विभक्त हो जाती है और इनका केंद्रक भी 2 भागों में बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यानी 2 भागों में केंद्रक भी बट गया और कोशिका भी बट गई। प्रत्येक कोशिका जो है एक नए कवक की भांति व्यवहार करने लगती है। तो साइजोसैक्रोमाइसिस जो है वो इसका उदाहरण है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं जैसे स्पोरेंजियोफोर, चल बीजाणु जिसको हम जूस्पोर कहते हैं,
अचल बीजाणु यानी एप्लानोस्पोर्स कहते हैं, और कोनिडिया के द्वारा होता है। तो ये कुछ बीजाणु हैं जो माइसीलियम के ऊपर बनते हैं, जिनको हम स्पोरेंजियोफोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर और कोनिडिया कहते हैं। इनका वर्णन जो है वो डिटेल में मैंने जो रिप्रोडक्शन इन फंजाई दिया है उसके अंदर किया है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो इन सब के द्वारा ये कोनिडिया जो है किसी भी नए उस प्लांट के ऊपर, पादप के ऊपर या फिर नए जीव के ऊपर कहीं भी ये अटैच हो जाते हैं उसके मेम्ब्रेन से, और वहां से अपना ये माइसीलियम ग्रो करके उनको रोग कारित करते हैं। तो कोनिडिया का निर्माण सीधे कवक तंतु पर बहिर्जात रूप से होता है, यानी बाहर की तरफ। बहिर्जात एक्सोजीनस कंडीशन कहते हैं, बहिर्जात के रूप में होता है, और प्रत्येक कोनिडिया अंकुरित होकर एक नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। इसके बाद 3rd नंबर पर आता है लैंगिक जनन। यह जनन निषिक्तांड यानी ऊसपोर, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर क्या होता है, ऊसपोर्स बनते हैं। ऊसपोर्स जो है वो एग सेल की भांति काम करता है। कुछ जब हम डिफरेंट क्लास पढ़ेंगे वर्गीकरण के अनुसार से, जब हम अलग अलग एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज ये संरचनाएं पढ़ेंगे, तो इनमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं उनको हम एस्कस, और बेसिडियोमाइसिटीज की बॉडी को हम बेसिडियम कहते हैं। तो इनके अंदर एस्कस में एस्कोस्पोर्स नाम के स्पोर्स बनते हैं, और यह स्पोर्स जो हैं वो अलग अलग संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं। तो यह जनन में अपना भाग लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के 3 सोपान होते हैं। पहला है प्लाज्मोगेमी, यानी 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना प्लाज्मोगेमी कहलाता है। यानी 2 चल यानी मोटाइल, या जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये सब डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। फ्लैजेला जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टिंसल फ्लैजेला और दूसरा होता है व्हिप्लैश फ्लैजेला। इस वीडियो के साथ साथ आप पिछले वीडियो भी देखेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। या फिर अचल यानी नॉन मोटाइल, जिसके अंदर फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। तो उनके प्रोटोप्लाज्म का जब संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म संलयित हो गया तो वो क्या कहलाता है, प्लाज्मोगेमी। सेकेंड स्टेज आती है कैरियोगेमी। कैरियन कहते हैं हम केंद्रक को, कैरियोगेमी यानी कैरियन। कैरियन कहते हैं केंद्रक को। तो जब 2 केंद्रक, दोनों के केंद्रक जब आपस में संलयित हो जाते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है कैरियोगेमी। पहले तो प्रोटोप्लाज्म संलयित हुआ, जिसको हमने क्या कहा, प्लाज्मोगेमी कहा। और दूसरा जो है, जब केंद्रक संलयित होते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरियोगेमी। तो इसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। तीसरी स्टेज आती है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। अब जो केंद्रक बना उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। वो विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री होता है, और उससे क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जब विभाजन होता है तो उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और जो अंकुरण के पश्चात फिर से नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो कौन सा विभाजन होता है, तीसरा स्टेज है अर्धसूत्री विभाजन, यानी जो डिप्लॉइड केंद्रक है वो हैप्लॉइड केंद्रक में डिवाइड हो जाता है। 4 केंद्रक जो है वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो 4 केंद्रक हैप्लॉइड बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, है ना, या मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। यानी डिप्लॉइड से क्या बना, हैप्लॉइड बना। नेक्स्ट है केंद्रक युग्म। अब डाइकैरियन क्या है, ये बहुत कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है फंजाई के अंदर यानी कवक के अंदर। जब 2 केंद्रक नजदीक आते हैं तो वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो जब ये नजदीक आते हैं तो इन अवस्था को हम कहते हैं डाइकैरियन यानी केंद्रक युग्म। तो ये डाइकैरियन अवस्था जो है वो फंजाई के अंदर बहुत अल्पकालीन होती है, थोड़े से समय के लिए होती है। जल्दी ही दोनों केंद्रक जो है आपस में संलयित हो जाते हैं, और संलयन के बाद में डिप्लॉइड कोशिका बना लेते हैं।
तो यह फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, इसके मध्य में दो केंद्रक यानी हैप्लॉइड एक केंद्रक और दूसरा हैप्लॉइड केंद्रक N+N दोनों जो हैं जब पास पास आते हैं तो इस अवस्था को हम डाईकैरियोन कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये कहलाती है डाईकैरियोटाइजेशन। तो एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं, ऐसी परिस्थिति को हम डाईकैरियोन कहते हैं। और यह अवस्था फंगस के अंदर या कवक के अंदर डाईकैरियोफेज कहलाती है। बाद में यह केंद्रक संलयित हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये अवस्था जो है बहुत अल्पकालीन यानी थोड़े से समय के लिए होती है। जल्दी ही दोनों केंद्रक जो हैं वो संलयित हो जाते हैं और डिप्लॉइड केंद्रक बना लेते हैं। फंजाई जो है वो फलनकाय बनाती हैं, फ्रूटिंग बॉडी जिसको कहते हैं, फलनकाय बनाती हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उनसे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो ये एक समराइज वे में जो पूरा वीडियो मैंने आप बनाया है, इनके अलग अलग पार्ट्स जो हैं मैंने इंग्लिश में आपको ऑलरेडी दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं और डिटेल में। और इसके साथ ही ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। धन्यवाद।